स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक ज़रूरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग खबर तो पूरी की पूरी देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हम लोगों का काम पसंद आता है तो। इसी तरह खबरें देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। खबर के बारे में बात करेंगे आज सबसे पहले कि क्या सीमांचल केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, क्योंकि अमित शाह के दौरे से सियासी हलचल बढ़ गई है। जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे के बाद सीमांचल को लेकर के अटकलों का दौर तेज हो गया है। कुछ राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या सीमांचल को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोई योजना है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बयानबाजी के दौर ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। जहां सीमांचल क्षेत्र जो कि बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों को मिलाकर के बनता है, लंबे समय से विकास और फिर सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के चर्चा में रहा है। जब विपक्षी दलों का कहना है कि इस तरह की चर्चाएं चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकती है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि दौरे का उद्देश्य विकास और फिर सुरक्षा की समीक्षा करना था, न कि भूगोल बदलना। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य के पुनर्गठन जैसा फैसला बेहद गंभीर और संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा होता है, जिसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति जरूरी होती है। फिलहाल सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर के कोई आधिकारिक प्रस्ताव सामने नहीं आया है, लेकिन इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह का बड़ा बयान, बीजेपी जीती तो हर घुसपैठिया होंगे बाहर। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ व्यापक और सख्त अभियान चलाया जाएगा, खासकर के सीमांचल से। उनके इस बयान को बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अमित शाह ने अपने भाषण में सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और फिर जनसंख्या संतुलन जैसे मुद्दे को उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा राज्य सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर ढिलाई बरत रही है, जिससे राज्य की सुरक्षा और फिर संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जब अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक मजबूत संगठन खड़ा करने और फिर चुनाव में पूरी ताकत लगाने का आह्वान किया है। दूसरी ओर टीएमसी अन्य विपक्षी दलों ने इस बयान को राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले ऐसे बयान देकर के माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीमावर्ती जिलों में ये मुद्दा चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। अब देखना होगा कि मतदाता इस मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हैं और चुनावी नतीजों में इसका कितना असर पड़ता है। मोदी के इजराइल जाने पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा महायुद्ध की आशंका पर सियासत गर्म। जी हां, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक हालात बेहद संवेदनशील है और पश्चिमी एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान में महायुद्ध जैसी आशंका का जिक्र किया है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चिंता जताते हुए कहा है कि दुनिया कई मोर्चों पर संघर्ष की स्थिति में है और बड़ी शक्तियों के बीच टकराव का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से विदेशी नीति को लेकर के पारदर्शिता और फिर सावधानी बरतने की भी बात कही है। जी हालांकि उनके बयान को लेकर के सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इसे अतिशयोक्ति बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर दिए गए ऐसे बयान घरेलू राजनीति में भी प्रभाव डालते हैं। बिहार में बढ़ रही है एड्स के मरीजों की संख्या, किस जिले में सबसे ज्यादा मरीज, क्यों बढ़ रही है चिंता। दरअसल बिहार में एचआईवी यानी कि एड्स के मामलों को लेकर के चिंता बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुछ बड़े और फिर घनी आबादी वाले जिलों जैसे कि पटना, गया, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में मरीजों की संख्या उम्मीद से ज्यादा पाई गई है। इन जिलों को हाई रिस्क श्रेणी में रख करके निगरानी बढ़ाई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कहना है कि जागरूकता की कमी, प्रवासी मजदूरों की आवाजाही और फिर समय पर जाँच न कराना संक्रमण फैलने की प्रमुख वजह है। कई मामलों में लोग सामाजिक
सामाजिक कलंक के डर से टेस्ट नहीं कराते हैं, जिससे संक्रमण का पता देर से चलता है और अनजाने में दूसरे तक फैल सकता है। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच और फिर इलाज की सुविधा जिला अस्पतालों और फिर आरटी केंद्रों पर उपलब्ध कराई है, जहां लोगों से अपील की गई है कि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं, सुरक्षित व्यवहार अपनाएं और फिर अफवाहों से बचें। समय पर पहचान और फिर नियमित इलाज से HIV संक्रमित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। अररिया में बच्चा चोरी की अफवाह से स्कूल में हड़कंप। जी हां, अररिया जिले में बच्चा चोरी की अफवाह फैलने से एक स्कूल में अचानक हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही अभिभावकों में डर का माहौल बन गया और फिर कई लोग घबरा करके स्कूल पहुंच गए। अफवाह इतनी तेजी से फैली कि कुछ समय के लिए स्कूल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया और फिर स्थानीय स्तर पर फैली गलत सूचना के कारण स्थिति बिगड़ी है। हालांकि जांच में बच्चा चोरी की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। जब पुलिस और फिर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा करके स्थिति को शांत कराया। वहीं पर अधिकारियों ने अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें या सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपना घर बनाने का मौका, सरकार दे रही है 2.5 लाख रुपए की मदद, जाने कैसे करें आवेदन। दरअसल घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार की आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अपना पक्का घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जहाँ खास बात यह है कि अब मिडिल क्लास परिवारों को भी कुछ शर्तों के साथ राहत और फिर सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और फिर मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। जहाँ आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता और फिर जमीन से जुड़े दस्तावेज होना जरूरी है। यह आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल या फिर संबंधित प्रखंड नगर विकास कार्यालय के माध्यम से पूरी की जा सकती है। यह सरकार की ओर से कहा गया है कि पात्रता की जांच के बाद राशि चरणबद्ध तरीके से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इच्छुक लोग समय सीमा के भीतर आवेदन करें और फिर केवल आधिकारिक माध्यम से ही प्रक्रिया पूरी करें ताकि किसी भी तरीके की धोखाधड़ी से बचा जा सके। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल फिर खुला, 10 लाख तक कर सकते हैं क्लेम, जाने पूरी प्रक्रिया। जहां सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। रिफंड के लिए ऑनलाइन पोर्टल एक बार फिर से खोल दिया गया है, जहां पर निवेशक अधिकतम 10 लाख रुपए तक का दावा कर सकते हैं। जब लंबे समय से अपनी जमा राशि वापस पाने का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए ये अहम मौका माना जा रहा है। यह रिफंड के लिए निवेशकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन के दौरान आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जरूरी होगा, यह क्योंकि OTP के जरिए सत्यापन किया जाएगा। साथ ही साथ विदेश से जुड़े दस्तावेज जैसे कि सदस्यता नंबर, जमा प्रमाण पत्र और फिर रसीद की जानकारी भरनी होगी। आवेदन जमा होने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी होने पर राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसे सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि निवेशक किसी एजेंट या फिर बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े और केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करें, जहां समय सीमा के भीतर क्लेम करना जरूरी है, वरना मौका हाथ से निकल सकता है। राज्यसभा चुनाव पर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बैठक में पहुंचे AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान। जब बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी गतिविधियां तेज हो गई है, इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए संकेत दिया है कि विपक्ष पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगा। जब उनके आवास पर हुई अहम बैठक में AIMIM के विधायक भी पहुंचे, जिससे राजनीतिक समीकरणों को लेकर के नई चर्चा शुरू हो गई है। यह बैठक को राज्यसभा की 5वीं सीट के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। AIMIM विधायकों की मौजूदगी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष रणनीतिक समर्थन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला होगा और फिर विपक्ष एकजुट होकर के अपनी ताकत दिखाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अंतिम समय में किसे कितना समर्थन मिलता है और फिर क्या क्रॉस वोटिंग की स्थिति बनती है। दिव्यांग युवाओं को 10 लाख रुपए तक की मदद, 15 मार्च तक करें आवेदन। जब बिहार सरकार ने दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार अधिकतम 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग युवाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने और फिर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहयोग देना है। यह सरकारी जानकारी के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थियों को 15 मार्च तक आवेदन करना होगा। चयनित लाभार्थियों को अनुदान और फिर ऋण के रूप में राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे छोटे उद्योग, सेवा क्षेत्र या फिर अन्य
अन्य व्यवसाय शुरू कर सके। वहीं पर आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और फिर निर्धारित विभागीय पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा सकती है। आवेदन के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक विवरण और फिर प्रस्तावित व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना से बड़ी संख्या में दिव्यांग युवा रोजगार पाने के बजाय बेरोजगार देने वाला बन सकेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। केडीबी लाइव में प्रसारित किया जा रहा खबर आपको कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ या ना, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आगे बात करते हैं कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं, तेजस्वी का अमित शाह पर पलटवार। जी हाँ, बिहार की राजनीति में घुसपैठिया मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है, जब तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में किसी भी तरीके की घुसपैठ की बात चुनाव आयोग पहले ही खारिज कर चुका है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय इस तरीके के मुद्दे उठा करके माहौल को भटकाने की कोशिश की जाती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कहीं घुसपैठ की समस्या होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही बनती है, क्योंकि लंबे समय से राज्य और फिर केंद्र दोनों जगह एनडीए की सरकार रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि इतने वर्षों में इस कथित समस्या को क्यों नहीं सुलझाया गया। जब उनके बयान के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। जब दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा गंभीर है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है और फिर आने वाले दिनों में इस पर बयानबाजी और तेज होने की उम्मीद है। बिहार में फिर मंडराया बर्ड फ्लू का खतरा, जाने क्या है H5N1 वायरस। दरअसल बिहार में एक बार फिर से बर्ड फ्लू के मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर कौवों की मौत के बाद H5N1 वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है और फिर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। H5N1 एक खतरनाक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों में फैलता है। यह संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से इंसानों में भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और फिर कमजोरी शामिल है। यह गंभीर मामलों में ये निमोनिया का रूप ले भी सकता है। वहीं पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि मृत या फिर बीमार पक्षियों के संपर्क से बचें और तुरंत प्रशासन को सूचना दें। या मांस और फिर अंडे से को अच्छी तरह से पका कर ही खाएं। या हाथों की साफ सफाई रखें और किसी भी संदिग्ध लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बिहार में चांदी के दाम में बड़ी गिरावट, 4000 रुपए से ज्यादा भाव टूटा। बिहार में चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में चांदी का भाव 4000 रुपए से अधिक टूटने के बाद निवेशकों और फिर कारोबारियों में हलचल मच गई है। लगातार उतार चढ़ाव के बीच ये गिरावट सर्राफा बाजार के लिए अहम मानी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और फिर मांग में कमी की वजह से स्थानीय स्तर पर भी कीमतों में गिरावट आई है। वहीं पर शादी विवाह के सीजन से पहले आई इस गिरावट से खरीदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश करने वालों को बाजार की चाल पर नजर रखनी चाहिए। फिलहाल कीमतों में आई इस गिरावट को कुछ लोग खरीदारी का अच्छा मौका मान रहे हैं, जबकि कुछ निवेशक आगे की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर हुए 100 मिलियन फॉलोअर्स, जिससे सियासी माहौल गरमाया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इसे पीएम मोदी की वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण बताया है। उनका कहना है कि यह आंकड़ा दर्शाता है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी व्यापक पहचान और प्रभाव है। जी हां, जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में जनता से सीधा संवाद ही असली ताकत है। उन्होंने दावा किया है कि इतने बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स होना बताता है कि लोग प्रधानमंत्री के विचारों और फिर कार्यों से जुड़ाव महसूस करते हैं। वहीं पर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के अलग राय रखता है, लेकिन जेडीयू नेता का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती लोकप्रियता प्रधानमंत्री की वैश्विक छवि को मजबूत करती है और फिर ये देश के लिए गर्व की बात है। मैट्रिक इंटर में असफल या फिर कम अंक पाने वाले छात्रों के लिए बड़ा मौका। जी हां, बिहार में मैट्रिक और फिर इंटर परीक्षा में असफल या फिर अपने अंकों से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए शानदार विकल्प उपलब्ध कराया गया है। ऐसे छात्र अब दोबारा परीक्षा देकर या सुधार परीक्षा के माध्यम से अपने अंक बेहतर कर सकते हैं। ये अवसर केवल एक बोर्ड तक सीमित नहीं बल्कि सभी बोर्ड के छात्रों के लिए खुला है। शिक्षा विभाग के अनुसार कंपार्टमेंटल परीक्षा और स्क्रूटनी यानी कि कॉपी पूर्ण मूल्यांकन जैसी सुविधाएं छात्रों को दी जा रही है। जो विद्यार्थी एक या दो विषय में
फेल हुए हैं वे कंपार्टमेंटल परीक्षा देकर के उसी वर्ष अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। वहीं पर कम अंक से असंतुष्ट छात्र पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों ने छात्रों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर आवेदन करें और फिर आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। ये व्यवस्था छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने और फिर उन्हें आगे की पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट से बचाने के उद्देश्य से की गई है। बिहार में जमीन के खेल पर सख्ती, अपार्टमेंट कमेटियां होंगी अनिवार्य। जब बिहार में जमीन और अपार्टमेंट से जुड़े हुए विवादों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब अपार्टमेंट में कमेटियों का गठन अनिवार्य किया जाएगा ताकि आंतरिक विवादों का समाधान पहले स्तर पर ही हो सके। इससे जमीन और फिर फ्लैट से जुड़े झगड़ों में पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर सरकार का मानना है कि अपार्टमेंट कमेटियां बनने से रखरखाव, साझा सुविधाओं और फिर वित्तीय मामलों में स्पष्टता आएगी। इससे छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद कम होंगे और फिर पुलिस को बार बार हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा। वहीं पर अधिकारियों के अनुसार इस व्यवस्था को कानून व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव घटेगा और लोगों को अपने स्तर पर समाधान का अवसर मिलेगा। जहां सरकार ने संकेत दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। बिहार में 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, मंत्री मदन सहनी का बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार में बच्चों और फिर महिलाओं के पोषण और फिर देखभाल को मजबूत करने के लिए 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। जहां समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि इससे बिहार के दूर दराज और फिर जरूरतमंद इलाकों में सेवाएं बेहतर ढंग से पहुंचाई जा सकेंगी। वहीं पर मंत्री ने बताया है कि नए केंद्र खोलने से कुपोषण से लड़ने, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और फिर बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। यह सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र लाभार्थी तक आंगनबाड़ी सेवाएं समय पर पहुंचे। वहीं पर अधिकारियों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। जहां इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। बिहार में HIV मरीजों की संख्या 1 लाख पार, कई जिलों में सतर्कता बढ़ी। जहां बिहार में HIV संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंचने की खबर ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जहां पटना से लेकर के बेगूसराय सहित कई जिलों को हाई रिस्क की श्रेणी में रखते हुए निगरानी तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान और फिर जांच प्रक्रिया को और मजबूत करने की बात कही है। अधिकारियों के अनुसार संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए नियमित स्क्रीनिंग, काउंसलिंग और फिर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पटना जू का सफेद बाघ दिखा कमजोर, वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप। पटना जू में सफेद बाघ के कमजोर और फिर दुबले दिखने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो में बाघ काफी दुबला नजर आ रहा है, जिसके बाद उसकी देखभाल और फिर खान पान को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। जब वायरल वीडियो के बाद वन विभाग और फिर जू प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। अधिकारियों का कहना है कि बाघ की नियमित मेडिकल जाँच की जा रही है और उसके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। जहाँ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उसे तय डाइट के अनुसार भोजन दिया जा रहा है। हालांकि पशु प्रेमियों और फिर स्थानीय लोगों ने पारदर्शिता जांच की मांग की है। जू प्रबंधन ने भरोसा दिलाया है कि अगर किसी तरीके की लापरवाही पाई जाती है तो फिर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की समीक्षा की जा रही है। जेल से छूटे युवक के स्वागत में शराब और डांस पार्टी, पुलिस पर पथराव। जी हाँ, यह मामला बिहार के कैमूर जिला के कुदरा नगर पंचायत का है। बिहार के कैमूर जिला के कुदरा नगर पंचायत में जेल से छूट करके आए एक युवक के स्वागत में शराब और डांस पार्टी आयोजित किए जाने का मामला सामने आया है। जब सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर छापेमारी करने पहुंची। बताया जा रहा है कि वहां पर अवैध तरीके से शराब परोसी जा रही थी और तेज आवाज में कार्यक्रम चल रहा था। जब पुलिस के पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। अफसोस है कि कुछ ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिस पर पथराव कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान एक व्यक्ति को गोली लगने की खबर भी सामने आई। यह घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और फिर दोषियों को पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। बिहार के 4 शहरों में AI कैमरे से निगरानी, नियम तोड़ने पर कटेगा चालान। जब बिहार के 4 प्रमुख शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए AI आधारित कैमरे लगाए गए हैं। अब सड़क पर जरा सी लापरवाही भी महंगी पड़ सकती है। जब 14 तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर तुरंत चालान जारी होगा और फिर वाहन मालिकों के मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इन कैमरों के जरिए बिना हेलमेट, सीट बेल्ट ना लगाना, रेड लाइट जंप करना, ओवर स्पीडिंग, गलत लेन में गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बात करना और फिर बिना नंबर प्लेट वाहन चलाना जैसे उल्लंघनों की पहचान की जाएगी। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप
हस्तक्षेप कम होगा और फिर पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं पर परिवहन विभाग ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से दुर्घटना में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा मजबूत होगी। नियम तोड़ने वालों को अब तुरंत जुर्माना भरना पड़ेगा। सीमा सुरक्षा पर सियासी बयान, अमित शाह ने किया बड़ा दावा। जहां सीमा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और फिर घुसपैठ के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो फिर घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकाला जाएगा। अमित शाह का ये बयान एक जनसभा के दौरान सामने आया है, अररिया में जनसभा के दौरान सामने आया है, जहां पर अररिया में उन्होंने सीमा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए कड़े कदम उठाने की बात कही है। जहां उन्होंने दावा किया है कि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ठोस नीति बनाई जाएगी। वहीं पर विपक्ष ने इन बयानों को चुनावी राजनीति से जोड़ करके देखा है, जहां पूरे मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है और आने वाले समय में ये विषय राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना रह सकता है। राज्यसभा चुनाव में सियासी मुकाबला तेज, तेजस्वी का बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर की सियासी हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी एनडीए के खिलाफ अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इस घोषणा के बाद चुनावी गणित को लेकर की चर्चाएं और तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में अब क्रॉस वोटिंग की संभावना पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर विधायकों में असंतोष हुआ तो फिर वोटिंग के दौरान समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी दल ने आधिकारिक तौर पर क्रॉस वोटिंग की पुष्टि नहीं की है। वहीं पर सत्तारूढ़ गठबंधन अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटा है। दोनों पक्ष अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव का ये मुकाबला आने वाले दिनों में और दिलचस्प होने की संभावना है। खगड़िया पूर्णिया NH 31 बनेगा 4 लेन, 1300 करोड़ की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। जी हां, खगड़िया से पूर्णिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH 31 को 4 लेन बनाने की योजनाओं को अब गति मिल गई है। जहां करीब 1300 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से इलाके में यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। लंबे समय से सड़क हादसों और फिर जाम की समस्या झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण, मजबूत डिवाइडर, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और फिर आधुनिक संकेतक लगाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि 4 लेन बनने से वाहनों की रफ्तार नियंत्रित और सुगम होगी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। वहीं पर सरकार का दावा है कि इस परियोजना से क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। व्यापार, परिवहन और फिर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही सीमांचल के जिलों का संपर्क और मजबूत होगा। बिहार में नल जल योजना का पानी कितना सुरक्षित? दरअसल बिहार में नल जल योजना के तहत घर घर तक पाइपलाइन से पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। यह सरकार का दावा है कि ये पानी शुद्ध और फिर सुरक्षित है। यह जल स्रोतों की नियमित जांच और फिर क्लोरीनेशन की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। जहाँ हालांकि कुछ इलाकों में पानी की गुणवत्ता को लेकर के शिकायतें भी सामने आई है। जहाँ कहीं पर पाइपलाइन लीकेज तो कहीं पर जल स्रोत में आयरन या फिर आर्सेनिक की मात्रा को लेकर के सवाल उठे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित जांच और फिर रखरखाव बेहद जरूरी है। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की सलाह है कि अगर पानी में गंध, रंग या फिर स्वाद में बदलाव दिखे तो फिर तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें। या साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर पानी को उबाल करके या फिर फिल्टर करके पीने की सलाह दी जाती है। प्रशासन का कहना है कि पानी की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बिहार में सूदखोरों पर सख्ती, अवैध वसूली पर लगेगी रोक। जब बिहार में सूदखोरी और फिर अवैध वसूली के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के संकेत दिए हैं जो जरूरतमंद से ऊंचे ब्याज दर पर पैसा देकर के दबाव बनाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में गुंडों के जरिए वसूली और फिर धमकी की घटनाएं सामने आई है। जब ऐसे तत्वों की पहचान करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब पुलिस को निर्देश दिया गया है कि पीड़ितों की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। जब सरकार का दावा है कि इस पहल से आम लोगों को राहत मिलेगी और फिर कानूनी उधारी के जाल में रोक लगेगी। जहां लोगों से अपील की गई है कि सूदखोरी या फिर दबाव की किसी भी घटना की सूचना प्रशासन को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। बिहार के लाल ने स्कॉटलैंड में रचा इतिहास, प्रोफेसर ध्रुव को मिला बड़ा मौका। जहां बिहार के मूल निवासी प्रोफेसर ध्रुव को स्कॉटलैंड की अल्बा पार्टी ने संसदीय चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। जब इस घोषणा के बाद बिहार और प्रवासी भारतीय समुदाय में खुशी की लहर है। ये पहली बार है कि जब बिहार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को स्कॉटिश राजनीति में इतना बड़ा अवसर मिला है। जब प्रोफेसर ध्रुव लंबे समय से शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। जब अल्बा पार्टी ने
उन्हें उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और फिर सार्वजनिक जीवन में योगदान को देखते हुए उम्मीदवार बनाया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की पहचान और मजबूत हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता है बल्कि प्रवासी भारतीयों के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत है, जहां अब उसकी नज़र स्कॉटिश संसदीय चुनाव के परिणाम पर टिकी है। बिहार जमीन दस्तावेज शुद्धिकरण में तेजी, ऑनलाइन गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई। जब बिहार में जमीन से जुड़े हुए दस्तावेजों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, वहीं पर सरकार ने निर्देश दिया है कि रिकॉर्ड में मौजूदा गलतियों को जल्द से जल्द सुधारा जाए ताकि लोगों को जमीन से जुड़े हुए मामलों में परेशानी न हो। जहाँ खासतौर पर ऑनलाइन एंट्री और फिर डिजिटलाइजेशन के दौरान हुई गड़बड़ी को प्राथमिकता पर ठीक किया जा रहा है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में जानबूझकर के लापरवाही या फिर गड़बड़ी पाई गई तो फिर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ राजस्व विभाग ने जिला स्तर पर निगरानी बढ़ा दी है और रिकॉर्ड की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। यह सरकार का कहना है कि भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी और फिर त्रुटि रहित बनाना उनकी प्राथमिकता है। जैसे जमीन विवादों में कमी आएगी और फिर आम लोगों को समय पर सही दस्तावेज उपलब्ध हो सकेगा। जी हाँ, देश के नक्शे पर क्या एक और नया राज्य उभरने वाला है? क्या बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया जाएगा? यह पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि बिहार के सीमांचल और बंगाल के उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर के एक नया केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य बनाया जा सकता है। जहाँ गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। दरअसल बिहार का सीमांचल क्षेत्र, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार है और पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा भौगोलिक और फिर जनसंख्यिकी रूप से काफी संवेदनशील माना जाता है। इस क्षेत्र को भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है, जो भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। चर्चा यह है कि सुरक्षा कारणों, घुसपैठ की समस्या और प्रशासनिक सुगमता के लिए इस हिस्से को दोनों राज्यों से अलग करके एक नई इकाई बनाया जा सकता है, नया राज्य बनाया जा सकता है। आपको बता दूं कि सीमांचल में एक अलग राज्य बनाने की मांग नई नहीं है। 1992 में पूर्व सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने भी इसके पिछड़ेपन को देखते हुए अलग राज्य की वकालत की थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि पटना और कोलकाता से दूर होने के कारण ये इलाका विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है। गरीबी, बेरोजगारी और बाढ़ यहाँ की बड़ी समस्या है। हाल ही में सीमांचल को लेकर के केंद्र सरकार का रुख काफी गंभीर नजर आ रहा है, जब केंद्र सरकार लगातार सीमांचल को गहरी नजर से देख रही है। कई बार प्रधानमंत्री मोदी भी बंगाल में आकर के ये कह चुके हैं कि बंगाल में घुसपैठिए हैं। बिहार के भी बीजेपी की कुछ नेता कह चुके हैं कि बिहार के सीमांचल में घुसपैठिए हैं। इसी को लेकर के बीजेपी के निशाने पर, केंद्र सरकार के निशाने पर सबसे ज्यादा सीमांचल है। वहीं पर पश्चिम बंगाल में भी भाजपा के कई नेताओं ने समय समय पर उत्तर बंगाल को अलग राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग उठाई है, जहां उनका तर्क है कि सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और फिर आसपास के जिलों के विकास के लिए कोलकाता पर निर्भरता कम होनी चाहिए। हालांकि बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां इस विचार का कड़ा विरोध कर रही है। इसे राज्यों के विभाजन की साजिश करार दिया जाता है। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गृह मंत्री का 3 दिवसीय सीमांचल दौरा रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये यहाँ सुरक्षा एजेंसियां यानी कि एसएसबी के साथ बैठकें कर रहे हैं और वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का जायजा ले रहे हैं। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर नए राज्य के गठन की घोषणा नहीं की है, कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जा रहा है, उससे आने वाले समय में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज में बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। तस्वीर में दिख रहा है अमित शाह किशनगंज के मेची सभागार में बैठक में भाग लेते हुए नजर आते हैं। शायद ये नजारा पहली बार होगा जब अमित शाह किशनगंज के किसी कार्यालय में बैठ करके इस तरह के दिशा निर्देश देते होंगे। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में अमित शाह मेची सभागार में बैठे हैं, किशनगंज के मेची सभागार में, जहां पर बैठ करके यहाँ के अधिकारी किशनगंज को लेकर के बैठक कर रहे हैं, किशनगंज के विकास को लेकर के बैठक कर रहे हैं। अमित शाह के किशनगंज दौरे को लेकर के किशनगंज जिला पर अभी पूरे देश की नजर है, पूरे देश के मीडिया की नजर किशनगंज पर है। जब मुंह उठाए
हुए मीडिया ये ताक रहे हैं कि कब अमित शाह घुसपैठ पर बोले, कब अमित शाह बांग्लादेशी पर बोले या फिर रोहिंग्या पर बोले, जो अखबार और टीवी की सुर्खियां बने। अमित शाह के साथ इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। यह किशनगंज में हुई इस हाई लेवल प्रशासनिक बैठक अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कहा जाए तो यह शुरुआत है। जब आगे बीजेपी या फिर अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी का किशनगंज सीमांचल को लेकर के क्या प्लान है, ये तो फिर आने वाला वक्त ही पता चलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से किशनगंज को लेकर के हेडलाइन पर हेडलाइन बनाई जा रही है, बीजेपी के नफरती लोगों के निशाने पर है, सरकार के मुख्य एजेंडे में है, उससे यही अंदाजा लग रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इस तरह प्रशासनिक अमला शायद ही पहले कभी देखा गया किशनगंज में, क्योंकि किशनगंज के चारों तरफ फौजी कैंप बनाया जा रहा है। इस फौजी कैंप से किशनगंज के चारों तरफ किशनगंज को घेरने की तैयारी चल रही है। चारों तरफ से फौजी का पहरा रहेगा और इसी बीच सीमांचल को अलग राज्य बनाने की भी बातें चल रही है। लगातार गिद्धों के निशाने पर हमारे किशनगंज के साथ क्या होने वाला है, ये सभी लोग जानने को बेताब हैं। जब सब यही चाहते हैं कि जो भी हो, किशनगंज और किशनगंज के निवासियों के लिए भलाई का ही काम हो, देश को तरक्की देने वाला मार्ग खुले किशनगंज से। किशनगंज के लोगों की चिंता होना चाहिए, किशनगंज के लोगों की चिंता होनी चाहिए। जब किशनगंज की भौगोलिक स्थिति हमेशा से रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है, ये जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी संवेदनशील माना जाता है। हाल के दिनों में यहाँ फौजी कैंपों की स्थापना और फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चाएं तेज है। ऐसे में गृह मंत्री की मौजूदगी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। जब राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि सीमांचल को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार की कोई दीर्घकालिक योजना हो सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की प्रशासनिक सक्रियता दिख रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ अहम फैसले सामने आ सकते हैं। स्थानीय लोगों के मन में उत्सुकता भी है और सवाल भी। लोग जानना चाहते हैं कि इस बड़ी हुई सक्रियता का परिणाम क्या होगा। क्या इससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे? क्या रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचों में सुधार होगा, या फिर ये सिर्फ सुरक्षा और राजनीतिक तक सीमित रहेगा? फिलहाल इतना तो तय है कि किशनगंज सुर्खियों में है, देश की नजर यहाँ पर टिकी है। अब सबकी निगाहें आने वाले फैसले और घोषणाओं पर है। ये उम्मीद है कि जो भी हो, जो भी कदम उठाया जाए, वह किशनगंज की भलाई के लिए हो और शांति और फिर तरक्की के लिए हो। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीमांचल एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा चर्चा के केंद्र में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर इस इलाके में पहुंचे। उनके इस दौरे ने प्रशासनिक हलचल तेज कर दी। बॉर्डर सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और फिर सीमावर्ती गांवों के विकास जैसे मुद्दे प्रमुख एजेंडे में हैं। ऐसे समय में जब सीमांचल में जनसंख्यिकी बदलाव और सीमा पर पार गतिविधियों को लेकर के बहस जारी है, अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीमांचल क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा और फिर विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। वहीं पर बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि गृह मंत्री का मुख्य फोकस सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा और फिर विकास पर है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बैठकों में स्पष्ट किया है कि इस इलाके की सुरक्षा केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यह सीमांचल क्षेत्र भारत, नेपाल और फिर बांग्लादेश की सीमाओं से सटा हुआ है, जिससे ये इलाका रणनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माना जा रहा है। वहीं पर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के अनुसार बैठकों में अवैध घुसपैठ, सीमा पार गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती गाँव के सामाजिक और फिर आर्थिक विकास पर जोर दिया है, जब बुनियादी ढांचे का विस्तार, रोजगार के अवसर, सड़क और फिर अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बीजेपी के ही लोग कह रहे हैं कि सीमांचल में घुसपैठ ही है। ऐसे में केंद्र सरकार की ये पहल सुरक्षा और फिर विकास दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं पर स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस दौरे के बाद सीमांचल क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
दोस्तों किशनगंज में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हाँ, दरअसल बात है कि किशनगंज में आज सुबह अचानक धरती हिलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुबह आज भूकंप आया था किशनगंज में, करीब 10 सेकंड तक हल्के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग डर के मारे अपने घरों और फिर दुकानों से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी तरीके के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि ये झटके पश्चिमी सिक्किम में आए भूकंप का असर था, जिसकी तीव्रता 4.6 दर्ज की गई है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में आज सुबह लगभग 11:34 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि लोग कुछ सेकंड के लिए घबरा गए और एहतियातन खुले स्थानों में चले गए। वहीं पर रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप का केंद्र पश्चिमी सिक्किम में था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई है, जब भूकंप की गहराई जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई है, जिसकी वजह से इसका असर आसपास के कई जिलों में महसूस हुआ। वहीं पर किशनगंज से भूकंप का केंद्र लगभग 109 किलोमीटर दूर था, इसी कारण यहां पर हल्के झटके महसूस किए गए। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में भी कंपन महसूस की गई। वहीं पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झटके करीब 2 से 10 सेकंड तक रहे। कई लोगों ने बताया है कि पहले लगा कि जैसे कोई भारी वाहन गुजर रहा हो, लेकिन जब घर की खिड़कियां और फिर पंखे हिलने लगे तो उन्हें भूकंप का एहसास हुआ। वहीं पर स्थानीय प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी तरीके के नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्वोत्तर और फिर उत्तर बंगाल का इलाका भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है, इसलिए यहाँ पर समय समय पर हल्के झटके महसूस होते रहते हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दोस्तों किशनगंज में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाहों ने लोगों के बीच डर का माहौल बना दिया है। सोशल मीडिया और मुंह जुबानी फैल रही खबरों के कारण कई निर्दोष लोग भीड़ का शिकार हो रहे हैं। जब पुलिस जांच में ज्यादातर मामले झूठे और निराधार पाए गए हैं, अब पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए मॉब लिंचिंग पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है और लोगों से अपील की गई है कि किसी भी सूचना की पुष्टि किए बिना उसे आगे न बढ़ाएं। तो आपको बता दूं कि किशनगंज पुलिस ने साफ कर दिया है कि किशनगंज जिले में फैल रही बच्चा चोरी की अधिकतर खबरें केवल अफवाह है। इन अफवाहों के कारण अपंग, भिखारी, राहगीर और फिर मानसिक रूप से कमजोर लोगों को भी भीड़ पकड़ करके पीट रही है। जब पुलिस के मुताबिक ऐसे कई मामलों की जांच की गई है, लेकिन उनमें बच्चा चोरी जैसी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, या फिर भी संदेह के आधार पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे हालात खतरनाक बनते जा रहे हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर अन्य माध्यमों से मिलने वाले किसी भी सूचना पर तुरंत भरोसा ना करें। बिना जांच पड़ताल के किसी भी खबरों को शेयर करना कानूनन गलत है और इससे हिंसा भड़क सकती है। वहीं पर पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि मॉब लिंचिंग एक जघन्य अपराध है, या अगर कोई भीड़ किसी व्यक्ति को अफवाह के आधार पर पकड़ती है या पीटती है तो फिर उसमें शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर किशनगंज पुलिस ने लोगों से कहा कि यदि कहीं भी बच्चा चोरी की आशंका या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो खुद कानून हाथ में ना ले, तुरंत डायल 112 या फिर नजदीकी थाने में सूचना दे। पुलिस नियंत्रण कक्ष का नंबर 0645622238 भी जारी किया गया है। वहीं पर गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और फिर युवाओं से भी अपील की गई है कि वे जागरूकता फैलाएं और अफवाहों का खंडन करें। वहीं पर पुलिस ने कहा है कि अफवाहें न केवल निर्दोषों की जान को खतरे में डालती है, बल्कि समाज में डर और फिर अविश्वास भी बढ़ाती है। इसलिए शांति, संयम और समझदारी से काम लेना ही सबसे बड़ा समाधान है। दोस्तों अमित शाह ने सीमांचल में घुसपैठियों को बाहर करने का मिशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठियों की वजह से सीमांचल की डेमोग्राफी बदली है। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ अवैध स्मगलिंग, नारकोटिक्स और फिर कई गतिविधियां हैं जिन पर नजर रखनी होगी। जहां सीमांचल की राजनीति और फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया में साफ कर दिया है कि सीमांचल से घुसपैठियों को बाहर करने का मिशन शुरू होने वाला है। उन्होंने संकेत दिया है कि सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर होने वाले अवैध निर्माणों पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है। इस बयान के बाद इलाके में सियासी हलचल तेज हो गई है और विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो आपको बता दूं कि अररिया में अपने दौरे के दौरान अमित शाह ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव आया है और अब इसे रोकने के लिए ठोस योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सीमा सुरक्षा के साथ साथ अवैध स्मगलिंग, नारकोटिक्स और फिर अन्य गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी
रखनी होगी। जहां अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के जवानों से कहा कि खुली सीमा की सुरक्षा बड़ी चुनौती है, इसके लिए स्पष्ट एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जवान देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनके परिवार की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि भले ही सीमा मित्र देश के साथ हो, लेकिन देश विरोधी तत्व उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत रखना और सीमावर्ती गांव से संपर्क बेहतर बनाना जरूरी है। वहीं पर इससे पहले अमित शाह ने किशनगंज के पूर्वपाली स्थित हनुमान मंदिर में पूजा की। बाद में उन्होंने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बैठक की, जिसमें बिहार और बंगाल के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं पर अररिया में करीब 6 घंटे के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सीमा चौकियों का निरीक्षण किया, नए भवनों का उद्घाटन किया और सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। इस बीच राजद विधायक रणविजय साहू ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये दौरा राजनीतिक मकसद से जुड़ा है और केंद्र बिहार बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर के नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना बना रहा है। अमित शाह का ये दौरा सुरक्षा के साथ साथ आने वाले समय की राजनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।